पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु सब्जी वाली मटर की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। अधिक और अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त करने के लिए जूट की कताई व गलाई। किसान भाइयों, वैसे तो मटर की खेती मुख्य रूप से अक्टूबर माह में की जाती है, लेकिन सब्जी के लिए इसकी बुआई सितंबर महीने में ही करना उपयुक्त रहता है, क्योंकि फसल की जल्दी आवक के कारण किसानों को इससे अच्छा मुनाफा तो हो ही जाता है। और जो किसान इस लाभ को देखते हुए मटर की खेती करना चाहते हैं, वो इसकी कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई करते वक्त किन बातों पर खास ध्यान दें। आइए जानते हैं जिला समस्तीपुर के बीज निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह से। मटर की खेती करना थोड़ा कठिन है मगर असंभव नहीं है। इसके लिए पहले तो आपको जगह का चुनाव होना चाहिए। जगह के चुनाव में हो कि किसी तरह से पानी न लगे, ऐसे ज़मीन का चुनाव करें जहां पानी न लगे। दूसरा चीज़, चूँकि यहाँ कैल्केरियस सॉइल है, यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा नमी सोखने की और नमी धारण करने की क्षमता है, तो ज़्यादा डैम्प होने से भी अगेती मटर की खेती करने में उसमें विल्ट ज़्यादा आता है और दूसरे रूट रॉट या जो अन्य कीड़े मकोड़े का अटैक ज़्यादा होता है। अधिक टेम्परेचर की वजह से ये दोनों का अटैक ज़्यादा होता है। तो मिट्टी उपचार के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जुताई के समय प्रति एकड़ 15 किलो कार्बोफ्यूरान मिट्टी में जरूर डालें। किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न हो। खेत का चयन कर लेने के बाद खेत को भली प्रकार से तैयार कर लें तथा अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और आइए अब बात करते हैं अगेती मटर की उन्नतशील किस्मों की। इसमें जो सबसे उत्तम प्रभेद है उसमें अभी आपको काशी नंदनी जो सर्वोत्तम प्रभेद है जिसको आप लगा सकते हैं। दूसरा जो प्रचलित प्रभेद है आर्किल E6, और इसके अलावा भी जो कुछ प्रभेद हैं जैसे DDR 23 और आज़ाद P1, P2, P3, ये 3 प्रभेद हैं जो थोड़ा अवधि ज़्यादा लेती है, फिर भी इस समय इसको लगाकर खेती करते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी सावधानी है उसमें मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार दोनों करते हैं। मटर की फसल रोग पर कीटों का प्रकोप अधिक होता है, इसीलिए शुरुआत से ही फसल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बुआई के समय इसे बीजों को उपचारित करना बेहद जरूरी है। तो क्या है बीज को उपचारित करने की सही विधि, आइए जानते हैं। जब बुआई कर रहे हो तो बुआई से पहले बीज का उपचार कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कोटिंग करें और उस कोटिंग के बाद इंसेक्टिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड क्लोरपाइरीफास हो या आप कार्बोफ्यूरान का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। ये 2 ग्राम या 2 ml, क्लोरपाइरीफास 2 ml या कार्बोफ्यूरान 2 ग्राम की मात्रा से उस बीज में मिला लेते हैं। इसके करते हैं
तो 3-4 घंटे की अवधि इस बीच में होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में 3-4 घंटे बाद राइजोबियम जो कल्चर मिलता है उसका जरूर इसमें उपयोग करें, और ऐसा करने से आपके प्रारंभिक जो समस्याएं होती हैं पौधे की संख्याओं को मेंटेन करने का, वो सबसे आप निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों को चाहिए कि अर्ली जब मौसम बहुत ज़्यादा धूप का, कड़ा धूप का समय हो, उस समय इसकी बुआई नहीं करें। उस समय अगर कड़े धूप में अगर जर्मिनेट करते हैं पौधे तो उससे भी मरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए थोड़ा मौसम बादल के अच्छे हों, ठंडे मौसम हो, उस दिन इसकी बुआई करें। मटर की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु प्रति हेक्टेयर यूरिया 20 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसमें यूरिया को छोड़कर शेष सभी उर्वरकों की मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग करना उचित रहता है तथा यूरिया की मात्रा को बुआई के 20 से 25 दिन बाद उपरिवेशन के तौर पर दें। अब महत्वपूर्ण एक बात और आती है कि बुआई में आप क्या करें। बुआई शुरू में जो बुआई की जाती है कम अवधि की लगाने का, तो आप पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है इसमें, क्योंकि पौधा बहुत ग्रोथ नहीं करता है, बहुत छोटे छोटे पौधे फलते हैं। इसलिए इसमें टोटल जो बीज की मात्रा है वो लगभग आप प्रति एकड़ अगर आप करेंगे तो 45 से 50 किलोग्राम बीज लगता है मटर का। यही मुख्य बुआई के समय सावधानियों की जरूरत है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जूट, जिसे किसान पटसन या पाट के नाम से भी जानते हैं, हमारे राज्य के कोशी क्षेत्र में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई मई माह में की थी, उनकी फसल इस समय कटाई के लिए तैयार है। लेकिन इस फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए कटाई से लेकर रेशा निकालने तक सावधानी बरतने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, जूट की कटाई करते वक्त आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें जिससे कि फसल से अच्छा रेशा प्राप्त हो, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जूट अनुसंधान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। पाट में जो पाट की जो कटाई का जहाँ तक प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पाट की खेती में। पाट की कटाई को यदि समय के रूप में देखा जाए तो इसका समय जो है, अगर 120 बुआई के पश्चात 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर 4 महीने में पाट की फसल को काटना चाहिए। जूट यानी पाट की फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो रही है। ऐसे में किसानों को इसकी परिपक्वता की सही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जल्द और देर से कटाई करने पर रेशों की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो किसान भाई जूट की फसल में परिपक्वता की पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो है सबसे पहला है कि पाट की फसल में जब फूल या कलियां आने लगे, ये भी एक कलियां आते ही तुरंत पाट की कटाई का समय कटाई के योग्य हो जाता है। वो लगभग 120 से 25 दिन में आता है उस समय। और तीसरा, पाट का जो तना है, जो उसके नीचे वाला पोर्शन है, उसमें कुछ खुरदरापन उसके तनों में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, और कुछ तने का कलर इसका चेंज होता है, बदलता है। तो ये पाट की कटाई का एकदम उचित समय है। ये 120 दिन की फसल है जिसके पास हम लोग खड़े हैं। अगर फसल का 120 दिन से अधिक उसका जो जैसे जैसे इसका अवधि बढ़ता जाता है तो पाट के रेशों में जड़ भाग की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे कि उसकी जो ग्रेडिंग खराब हो जाती है और किसान को हजारों रुपए का प्रति कुंटल के दर से नुकसान होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पाट की कटाई का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें कटाई करते समय हमको इस बात 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें सबसे पहला है कि पाट की कटाई थोड़ा तिरछा लेकर के करते हैं, जिससे तिरछा करने से जो सूक्ष्म जीव हैं जो सड़ाने में मदद करते हैं उनके कार्य करने का जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो बढ़ता है। तो इससे पाट का सड़न अच्छी प्रकार से होता है। किसान भाइयों, कटाई के बाद फसल से अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त करने के लिए आप इसकी गलाई और रेशे निकालने के कार्य को करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं। पाट काटने के पश्चात इसको इसके गट्ठर बना करके इसको किसी वृक्ष या पेड़ के सहारे खड़ा कर देते हैं 5 दिनों के लिए, जिससे कि पत्तियां जो है, पाट की पत्तियां झड़ जाए। उसमें से पाट की पत्तियां झड़ना जरूरी है, क्योंकि पाट की पत्तियां जब सड़न के लिए हम पाट को रखते हैं, यदि झड़ती नहीं है तो पाट के रेशे के साथ सड़ने लगेंगी और पाट की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। तो इसलिए जो है 4-5 दिन तक खेत में हम पाट के जो बोझ हैं उनको खड़ा करके, जो बंडल गट्ठर है उनको खड़ा करके छोड़ देते हैं, जिससे कि पत्तियां अच्छी प्रकार से झड़ जाएं। पत्तियां झड़ने के पश्चात इनको हम इसका जो हाज लगाने के लिए, सड़ने के लिए किसी स्वच्छ तालाब जिसका पानी साफ सुथरा हो उसमें ले जाते हैं, या सबसे पाट को सड़ाने के लिए सबसे उचित परिस्थिति तालाब की ये होती है कि धीमी गति से बहता हुआ पानी हो और जिसका तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो इसमें जो है पाट की सड़न बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से होता है। इसमें हम पाट को लगाते हैं, पाट के गट्ठर को जो सड़ने के लिए जब हम लगाते हैं तो इसमें इस बात को ध्यान देना है कि पाट जो पानी की सतह है वो पर्याप्त कम से कम 1 मीटर गहरा हो, 1 मीटर गहराई तक का हो पानी वहाँ पे, और उसमें ज़मीन से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रहना चाहिए और ऊपर से भी जो है वो 10-15 सेंटीमीटर पानी के अंदर होना चाहिए। कुल मिला जुला के 1 मीटर पानी में पाट का जो गट्ठर सड़ने के लिए बीच वाले स्थान पे कहीं न कहीं उसका आना चाहिए। पाट का जो सड़ने के लिए जो रखा गया है उसके ऊपर जो है हम प्रायः किसान भाई मिट्टी रख देते हैं, जो कि एकदम गलत मिट्टी या केले की छाल रख देते हैं, जिससे कि पाट के रेशे की गुणवत्ता बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। तो ऐसा न करें। तो इसको जो है जब हम हाज लगाते हैं तो एक सतह हाज का लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम क्राइजेप सोना का छिड़काव पाउडर का जो होता है माइक्रोबियल कंसोर्शियम, उसका छिड़काव करते हैं। उसके ऊपर दूसरा लगाते हैं सतह, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह से जो है इसको हम छिड़काव करके माइक्रोबियल कंसोर्शियम का, जिससे कि जो पाट के सड़ने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। कि जो क्राइजेप सोना, ऐसा अनुसंधान में पाया गया है कि क्राइजेप सोना जो पाट को सड़ाने में, जिस पाट को सड़ाने में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ पे पाट के सड़ने की अवधि 1 हफ्ते कम हो गई है और उसके जो गुणवत्ता है उसमें 2 से 3 ग्रेडिंग का सुधार हुआ है। तो किसान का 100-200 रुपये लगेगा और उसका कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्राइजेप सोना मात्र प्रयोग में लाने से उसका फायदा हो सकता है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उत्तर बिहार के जिलों में पूर्वानुमान की अवधि में मानसून की सक्रियता में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उत्तर बिहार के मैदानी भागों के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जिन किसान भाई का खेत अगर अभी भी परती यानी खाली रह गया हो, वो उन खेतों में कुल्थी अथवा सरगुजा की बुआई अविलंब करें। सरगुजा की उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर लगाएं।
1 एकड़ में बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जिन किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर आगात आलू एवं मटर की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें एवं इसकी बुआई का कार्य आरंभ कर दें। आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका एवं कुफरी कंचन के लिए कतारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। सितंबर में अरहर की बुआई करें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित हैं। उड़द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर से वैभव सिंह जी ने। यह बाढ़ के समय में दुधारू पशुओं की देखरेख किस प्रकार से करना है, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वैभव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बाढ़ की भीषण विनाशकारी विभीषिका में पशुओं की रक्षा कैसे की जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बाढ़ के समय में कैसे अपने पशुओं की वो रक्षा करें। बाढ़ आने पर, बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद उनको क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए, इस चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि बाढ़ आने से तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला है आहार का संरक्षण करना। जो पशुओं के लिए आहार है, चारा है संरक्षण, उसके लिए क्या करें कि वो चारा बैंक या भोजन बैंक का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि जरूरी समय पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, बाढ़ आती है तब चारों ओर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आवागमन के सभी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं और ऐसे में पशुओं के लिए आहार की उपलब्धता बनाए रखने के लिए चारा और दाने को संग्रहित करके रखना चाहिए, जिससे विपरीत हालात में पशुओं को आहार मिल सके। तो किसान भाइयों, आप कौन कौन सी चीजों और चारे को संग्रहित कर सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। प्रत्येक जिले में निर्वाह आहार भंडारण का बनाना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का उसमें चारा भंडार किया हुआ हो, ताकि जब बाढ़ आए आपदा के काल में उसको जरूरी जगह पर पहुंचाया जाना चाहिए। गांव में साइलेज या फिर हे बनाकर चारा को संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि बरसीम, काउपी, ओट, इन सबको हे के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ओट, इन सब को साइलेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। किसान भाई अपने घरों में भी दाना मिश्रण को संरक्षित कर सकते हैं, ताकि आपातकाल में उनको इस्तेमाल कर सकें वो अपने पशुओं के लिए। तो ये तो हो गई चारा की बात। किसान भाइयों, बाढ़ आने के बाद पशुओं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और पशु एक दूसरे पशु में मिल जाते हैं, जिससे अपने पशु को पहचानने में काफी कठिनाई होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए उस बारे में जानते हैं। पहचान बनाने के लिए, यानी कि जब बाढ़ आए, जब पशु इधर उधर हो जाते हैं, तो अपने पशुओं को पहचानने के लिए उसमें कुछ वो मार्किंग कर दें, टैटूइंग कर दें, या फिर कुछ दाग बना दें, या फिर कान को विभिन्न आकृति में काट सकते हैं, जिससे कि पशुओं की आसानी से पहचान हो सके। तो सबसे पहले तो पशुओं को सुरक्षित किसी ऊंचे जगह पे ले जाना चाहिए। सुरक्षित ऊंचे जगह पे ले जाके वहाँ पे अस्थायी रूप से एक शेड डालना चाहिए। उस शेड की साफ़ सफाई का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया, चूना या फिर राख उस आसपास छिड़क देना चाहिए। उसके बाद पशुओं को बांधकर जो रक्षित है या चारा जो भी हमने रखा हुआ है उसको खिलाना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी दें, कि जब बाढ़ का वो ख़त्म हो जाता है, तब बाढ़ आने के बाद, बाढ़ पूरी ख़त्म होने के बाद आप क्या करें उस समय। आप तो जब बाढ़ ख़त्म होती है तो सबसे पहला जो काम है वो करना चाहिए कि जो पशु मर गए हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डिस्पोजल मतलब जला दें या उसको गाड़ दें, कुछ ऐसे, जिससे कि संक्रमण नहीं हो। किसान भाइयों, बाढ़ आने के बाद हर जगह पर कीचड़ और नमी हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जो कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियों के कारक होते हैं। तो इन बीमारियों से आप अपने पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
अधिक फूल उत्पादन के लिए पॉली हाउस में कैसे करें झरबेरा की रोपाई। मूंगफली की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों की रोकथाम। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।